हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती और आप लोगों का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को ये कहानी जो है वो पसंद आ रही होगी। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता देती हूँ। एक्चुअली जिया ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसके 2 सेक्शन थे। सेक्शन ए के अकॉर्डिंग जिया ने चिराग की सेक्रेटरी के तौर पर ये कंपनी ज्वाइन की थी और सेक्शन बी के हिसाब से ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी थे जो आगे धीरे धीरे आपको कहानी में पता चलेंगे। तब तक आप चाहें तो गेस कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मुंबई, चिराग के कैबिन में जिया चिराग की बात सुनकर कुछ रिएक्ट नहीं करती। चिराग को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे जिया को मनाए। वो अपनी सोच में ही गुम था कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो नज़र उठाकर सामने देखता है उसे जिया नज़र आती है जो ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। उसे इस तरह देखकर चिराग हैरान परेशान हो जाता है। वो जल्दी से जिया के पास जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन जिया अभी भी बेहोश थी। चिराग जल्दी से जिया को अपनी गोद में उठाकर कैबिन में बने बेडरूम में ले जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है और पॉकेट से अपना फ़ोन निकाल कर धीरज को फ़ोन करता है और उसे जल्दी से जल्दी डॉक्टर को उसके कैबिन में लाने को कहता है। वो खुद जिया के पास बैठ जाता है, उसे देखने लगता है। चिराग को जिया की ऐसी हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वो जिया के साथ कभी ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन आज ना चाहते हुए भी उसने जिया के साथ ऐसा कुछ किया जिसे जिया बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसलिए आज अनजाने में ही सही, लेकिन वो जिया की इस हालत का जिम्मेदार था। चिराग ने ये सब जिया को अपने पास रखने के लिए किया था, वरना वो कभी जिया को दुख नहीं पहुंचाता। चिराग जिया को देखते देखते ही अपनी सोच में गुम था कि तभी उसे दरवाजे पर नॉक की आवाज़ सुनाई देती है और वो जल्दी से धीरज को अंदर आने को कहता है और उस रूम से बाहर निकल जाता है। जब वो डॉक्टर को देखता है तो उन्हें रूम में जाकर जिया को चेक करने को कहता है। चिराग की बात सुनकर डॉक्टर अंदर जाता है और जिया को चेक करने लगता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर चिराग से कहता है, सर मैडम ठीक है, बस ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से वो बेहोश हो गई हैं। मैंने उन्हें एक इंजेक्शन दे दिया है, उन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर चिराग एक चैन की सांस लेता है और डॉक्टर को जाने का इशारा करता है। चिराग की बात सुनकर धीरज डॉक्टर को लेकर कैबिन से बाहर चला जाता है। धीरज के मन में कई सवाल थे, लेकिन वो चाह कर भी अपने बॉस से कुछ नहीं पूछ सकता था। वो मन ही मन सोचता है, सर ने ऐसा क्या किया होगा मैडम के साथ जो वो बेहोश हो गई। हे भगवान, मैडम को शक्ति देना ताकि वो बॉस के गुस्से को बर्दाश्त कर सके। मैडम कितनी अच्छी और शरीफ है और सर एकदम उनसे अपोजिट। आपने भी क्या जोड़ी बनाई है भगवान। यही सब सोचते हुए धीरज वहां से निकलकर अपने कैबिन की तरफ जाने लगता है। चिराग भी अब वापस रूम में आ गया था जहां जिया आराम से बेड पर लेटी थी, लेकिन उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। चिराग वहीं जिया के पास उसके हाथ को पकड़कर बैठ जाता है। उसे जिया की बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन वो जानता था कि अगर उसे जिया का दिल जीतना है तो उसे सब शांति से करना होगा। पर अगर शांति से सब होता हो तो बात ही क्या थी। अब चिराग को इंतजार था तो जिया के होश में आने का, ताकि वो उससे बात कर सके और उसे समझा सके। वहीं दूसरी तरफ बानी के रूम में बानी अभी भी सो रही थी और वंश अभी भी वहीं बानी के पास बैठा अपना काम कर रहा था। तभी अचानक वंश का फोन रिंग करता है। नील वंश को फोन कर रहा था, जिसकी आवाज़ से बानी की नींद खुलने लगती है। जब वंश देखता है कि बानी की नींद खुल रही है तो वो जल्दी से फ़ोन काट देता है और बानी को देखता है जो अब उठ चुकी थी। बानी वंश को अपने पास देखकर मुस्कुराते हुए वंश से कहती है, आप कब आए। बानी की बात सुनकर वंश हंसते हुए कहता है, मैडम अभी दिन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं आपके सोने से पहले ही आ गया था। अब याद आया कुछ। वंश की बात सुनकर बानी अचानक से उठ जाती है और वंश को देखते हुए कहती है, क्या मतलब, मैं तब से सो रही हूँ। आई एम सॉरी वंश, आप आए। और बानी इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही वंश कहता है, इट्स ओके बानी, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। चलो अब उठो, मैं तुम्हारी फ्रेश होने में हेल्प कर देता हूँ। बानी वंश को कोई जवाब देती उससे पहले ही वंश का फ़ोन एक बार फिर रिंग करता है। वंश एक नज़र फ़ोन को देखता है और फिर जल्दी से फ़ोन उठा लेता है। दूसरी तरफ से उसे माही की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रही थी, भाई आप घर कब आओगे, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। माही की बात सुनकर वंश कहता है,
डी, मैं बस अभी थोड़ी देर में आता हूँ, फिर हम साथ में बैठकर डिनर करेंगे, ओके। वंश की बात सुनकर माही हंसते हुए कहती है, ओके भाई, कम सून। माही की बात सुनकर वंश कहता है और फ़ोन रख देता है और बानी की तरफ देखता है, जो उसे ही देख रही थी। जब बानी देखती है वंश उसे ही देख रहा है तो वो जल्दी से अपनी नज़रें उससे हटा लेती है और कहती है, वंश, काफ़ी देर हो गई है, अब आपको भी घर जाना चाहिए। जिया भी आती होगी। बानी की बात सुनकर वंश कहता है, ठीक है, पर चलो मैं तुम्हारी पहले हेल्प कर देता हूँ। वंश की बात सुनकर बानी वंश की तरफ देखते हुए कहती है, इट्स ओके वंश, अब मैं ठीक हूँ और वैसे भी इतना तो मैं चल ही सकती हूँ, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बानी की बात सुनकर वंश अपना हाथ बानी के चेहरे पर रखते हुए प्यार से कहता है, आर यू श्योर जान कि तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। वंश को अपनी इतनी परवाह करता देख बानी को बहुत अच्छा लगता है और वो वंश को प्यार से देखते हुए कहती है, हाँ, आप जाओ और अपना ध्यान रखना और घर पहुंचकर मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। बानी की बात सुनकर वंश मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, क्या बात है जान, आज तो तुम्हें मेरी कुछ ज़्यादा ही फिक्र हो रही है, बट आई लाइक इट। ये कहते हुए वंश बानी के गालों को खींचता है। वंश की ऐसी बात सुनकर बानी शर्मा जाती है और अपना चेहरा झुका लेती है। जब वंश बानी को देखता है तो उसे उस पर बहुत प्यार आता है और वो बानी के पास आकर उसके चेहरे को ऊपर उठाता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। वंश के ऐसा करते ही बानी तुरंत वंश के गले लग जाती है। वंश और बानी दोनों के चेहरों पर इस समय एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। दोनों चाहते थे कि काश ये पल यहीं थम जाए। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और वंश बानी को ध्यान रखने का कहकर वहां से निकल जाता है। वंश के बानी के घर से निकलते ही उसके बॉडीगार्ड्स उसे प्रोटेक्ट करते हुए गाड़ी तक ले जाते हैं और गाड़ी का दरवाज़ा खोल उसे अंदर बैठा देते हैं। वंश के कार में बैठते ही सभी कार्स एक साथ वहां से ओबरॉय मेंशन के लिए निकल जाती हैं। वहीं कार के अंदर बिल्कुल शांति थी। तभी वंश अपना फ़ोन निकालकर नील को फ़ोन करता है। इस समय वंश का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था और वो बहुत सीरियस लग रहा था। उधर नील जैसे ही देखता है कि वंश उसे फ़ोन कर रहा है, वो तुरंत ही फ़ोन पिक करता है और कहता है, गुड इवनिंग सर। नील की बात सुनकर वंश कहता है, बोलो नील, कुछ पता चला? वंश की बात सुनकर नील कहता है, सर मैंने पता किया है, ये सब जितना सिंपल दिख रहा है असल में वैसा नहीं है। नील की बात सुनकर वंश थोड़ा गुस्से से कहता है, नील, मैं यहाँ तुम्हारी पहेलियाँ सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे साफ साफ बताओ बात क्या है। वंश की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर नील डर जाता है और जल्दी से कहता है, सर जो कुछ भी मैडम के साथ सेट पर हुआ वो एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ये सब प्री प्लान था। नील की बात सुनकर वंश की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो गुस्से से कहता है, किसकी इतनी हिम्मत जो बानी को नुकसान पहुंचाने की सोचे? लगता है उसका मन भर गया है अपनी ज़िंदगी से। नील, मुझे अभी के अभी सारी डिटेल्स भेजो। वंश की बात सुनकर नील थोड़ा घबराते हुए कहता है, सर वो हमें। नील के इस तरह बोलने से वंश का गुस्सा और बढ़ रहा था। वो गुस्से से एक बार फिर कहता है, नील, साफ साफ बोलो, वरना तुम्हें कल ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वंश की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर नील तो अब और ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वो फिर भी खुद को शांत करता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो वंश को अब साफ साफ नहीं बताएगा तो उसकी ज़िंदगी जीते जी मौत से भी बदतर बन जाएगी। इसलिए वो जल्दी से कहना शुरू करता है, सर हमने बहुत पता करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि इन सब के पीछे कौन है। वो आदमी जिसने ये सब किया, उसे ये काम करने के 2 लाख रुपए दिए गए थे और ये सारी डील एक लेटर के थ्रू की गई थी जिसका कोई अता पता नहीं है। हमने उस आदमी से पूछताछ की, तब हमें पता चला कि जिसने उसे ये सब करने को कहा था वो इंसान कौन है, क्या करता है, उसने ये सब क्यों किया, इस बारे में उसे कुछ नहीं पता। सिर्फ और सिर्फ उसने ये काम पैसों के लिए किया था। नील की बात सुनकर वंश गुस्से से कहता है, नील, मुझे नहीं पता तुम ये सब कैसे करोगे, लेकिन मुझे वो इंसान जल्द से जल्द मेरे सामने चाहिए जिसने बानी के साथ ऐसा करने की हिम्मत की। और बानी की सिक्योरिटी बढ़ा दो, मैं नहीं चाहता कि कभी बानी को आगे चलकर प्रॉब्लम हो। वंश की बात सुनकर नील कहता है, ओके सर, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। नील की बात सुनकर वंश कहता है, ओके। इतना कहकर वंश फ़ोन काट देता है और एक गहरी सोच में डूब जाता है। फ्लैशबैक। जब वंश को बानी के बारे में पता चला था तब वो राजस्थान में था।
तब उसे बस बानी से मिलने की जल्दी थी, इसलिए वो बिना ज़्यादा सोचे तुरंत राजस्थान से मुंबई के लिए निकल गया था। हालांकि वंश को इस एक्सीडेंट के बारे में पता था, लेकिन फिर भी वो एक बार बानी के मुंह से इस इंसिडेंट के बारे में सब सुनना चाहता था। जब बानी ने उसे सब बताया तो वंश को इस बात पर बिलीव नहीं हुआ कि ये एक एक्सीडेंट है, और बानी के घर से निकलते ही उसने नील को फ़ोन कर इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहा। वंश ने बातों ही बातों में बानी से पूछा भी था कि क्या कोई ऐसा है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता हो, तो बानी ने उसे मना कर दिया था। लेकिन वंश जानता था कि असल में लोग जैसा खुद को दिखाते हैं वैसे नहीं होते, और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ही बात नहीं है, बल्कि हर फील्ड में ऐसे लोग होते हैं। और उसे लगता था कि बानी के आसपास भी ऐसे लोग होंगे, लेकिन बानी इन सब से अनजान होगी। इसलिए वंश ने बानी से इस बारे में कुछ नहीं कहा था, और वो ये सब नील से पता लगवा रहा था। वंश का ऑर्डर मिलते ही नील भी इस काम को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने में जुट गया था, और उसे जो कुछ भी पता चला उसने वंश को बता दिया। फ्लैशबैक एंड। वंश अभी भी अपनी ही सोच में गुम था कि तभी उसके कानों में ड्राइवर की आवाज़ सुनाई देती है, जो कह रहा था, सर हम पहुंच गए हैं। ड्राइवर की बात सुनकर वंश गाड़ी से उतरता है और घर के अंदर जाने लगता है। अंदर पहुंचकर उसकी नज़र माही पर पड़ती है, जो सोफे पर बैठी एक बुक पढ़ रही थी। माही को देखकर वंश का गुस्सा एकदम गायब हो जाता है, और वो माही के पास जाते हुए कहता है, दी कैसी हो आप। जब माही के कानों में वंश की आवाज़ सुनाई देती है तो माही नज़र उठाकर वंश को देखती है, और जल्दी से सोफे से उठते हुए वंश के पास जाकर उसे गले लगाते हुए मुस्कुरा कर कहती है, भाई आप आ गए, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। माही को मुस्कुराता देख वंश के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है, और वो प्यार से माही के बालों को सहलाते हुए कहता है, दी मैं ठीक हूँ, और शरारती लहजे में माही को छेड़ते हुए कहता है, और दी अब आप बड़ी हो गई हो, ये बच्चों जैसे मुझसे चिपकना बंद कर दीजिए, अब आपकी शादी होने वाली है। माही जानती थी कि वंश उसे छेड़ रहा है और वो मजाक कर रहा है, इसलिए वो मुस्कुराते हुए वंश से अलग होते हुए कहती है, भाई मैं चाहे कितनी ही बड़ी हो जाऊं, लेकिन मैं ऐसे ही रहूंगी और ऐसे ही करूंगी, समझे आप। और अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ना कि मेरी। इतना कहकर माही एक गहरी सांस लेती है और एक बार फिर वंश को देखते हुए कहती है, अब आप ये सब बातें छोड़ो और जाओ जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, तब तक मैं डिनर लगवाती हूँ, फिर हम साथ में बैठकर डिनर करेंगे। माही की बात सुनकर वंश मुस्कुराते हुए हाँ कहता है और अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। वंश के जाने के बाद माही किचन में जाती है और कुछ देर बाद मेड्स की हेल्प से सारा खाना डाइनिंग टेबल पर रखवा देती है। कुछ देर बाद वंश भी नीचे आता है और वंश और माही साथ में बैठकर डिनर करते हैं। कुछ देर बाद दोनों अपना डिनर खत्म करते हैं और माही वंश को अपने साथ वॉक के लिए गार्डन में ले जाती है और वंश भी खुशी खुशी माही की बात मानकर उसके साथ घूमने लगता है। वंश माही से बात करने की शुरुआत करते हुए कहता है, दी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वंश की बात सुनकर माही मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ भाई बोलो ना। माही की बात सुनकर वंश माही को देखते हुए माही से पूछता है, दी क्या अब आपके और विवान के बीच सब ठीक है। क्या जवाब देगी माही वंश के इस सवाल का। क्या वंश जानता है विवान और माही के अतीत के बारे में। आखिर क्यों वंश ने माही से ऐसा सवाल किया। क्या वंश जानता है माही और विवान के रिश्ते की सच्चाई। कौन है वो शख्स जिससे बानी को खतरा है। क्या जो कुछ बानी के साथ हुआ वो जुड़ा है उसके अतीत से, या है कोई नया दुश्मन। क्या हुआ था बानी के अतीत में। क्या वजह है बानी के पैनिक अटैक की। क्या जिया करेगी चिराग को माफ। क्या जिया अपनाएगी चिराग को। क्या चिराग ने जो किया वो सही था। क्या जिया करेगी चिराग के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत, या होगी यहाँ से एक नई बदले की शुरुआत। क्या होगा जब बानी को पता चलेगा जिया की शादी के बारे में। क्या होगा इन सभी की जिंदगियों में, जानने के लिए सुनते रहिए कहानी इश्क एक इबादत। हाँ जी, तो ये था हमारी कहानी का 31वां भाग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि क्या जो जिया है वो चिराग को अपनाएगी, और जो चिराग ने किया है क्या वो सही है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी जानना है कि आप लोगों को क्या लगता है। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।